सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 35 टू 40 कैरी 4 मार्क्स इच, यानी 35 से लेके 40 तक के क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। आज के इस वीडियो में ये आपके सेट 3 का आखिरी पार्ट है। आज ये सेट 3 पेपर आपका पूर्ण रूप से सॉल्व हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 35 इस सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 16 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. आपको यूज क्या करना है, अंडर रूट 3 की जगह पे 1.73। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में दिए गए इन्फॉर्मेशन के अनुसार क्या बना लिया गया है, इसका ड्राइंग बना लिया गया। क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आप फिगर सही से बना लिए तो क्वेश्चन 100% सही होगा। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन में सबसे पहले कह रहा था कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर बिल्डिंग, तो एक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग बना लिया गया है और मान लिया गया लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग BC, यानी आप ये देख रहे हैं BC तक का डिस्टेंस बिल्डिंग मान लिया गया है जो कि 7 मीटर है। इसके ठीक सामने क्या है, केबल टावर है। तो केबल टावर का हाइट जो मान लिया गया एंड हाइट ऑफ द केबल टावर इज AD, A से लेके D तक। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 मीटर। अब हाउस जो बिल्डिंग है उसके टॉप से जो केबल टावर का टॉप है, टॉप क्या होगा, D होगा, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री, यानी जब आप बिल्डिंग से देख रहे हैं उस टेबल का केबल टावर का कितना था 60 डिग्री। एंड फिर क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। एंड यहीं से जब इसके फुट को देख रहे हैं तो फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसे बोलते हैं, जब नीचे देखते हैं अपने आई से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जो कि क्या है 45 डिग्री। तो सिंपली आपका ये क्या बन गया, फिगर बन गया। अगर ये डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, AE और BC आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर हम AB के डिस्टेंस को y मानते हैं तो E से लेके C का डिस्टेंस भी y हो जाएगा और E से लेके D का डिस्टेंस क्या मान लिया गया, x मान लिया गया। लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ECD क्या लिया गया है, आप कोई भी ट्राइंगल पहले ले सकते थे, आप ट्राइंगल ABC भी पहले ले सकते हैं या आप चाहें तो DEC। तो मैंने यहाँ पे DEC ले लिया है। तो चूंकि जो रेशियो आपको पता होता वही लेते हैं। यहाँ पे EC आपका क्या होगा, EC होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो किस में होता है, tan थीटा में। लिखेंगे देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, इसलिए हम tan थीटा यूज किएंगे। ये फार्मूला हम जो भी यहाँ पे रेशियो दिया होता है उसके अकॉर्डिंग tan साइन या कॉस यूज कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे x है तो x लिख लिया गया और बेस क्या है y, एंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, तो लिख लिया गया, यानी tan 60 इक्वल्स टू x/y। आप जानते हैं कि tan 60 की वैल्यू क्या होता है √3 एंड x/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया गया, y को यहाँ पे भी दिया √3 को नीचे, यानी y की वैल्यू क्या आ गया x/√3। इसको मान लिया गया इक्वेशन फर्स्ट। सेम इसी प्रकार से लिखेंगे अगेन इन ट्राइंगल ABC। अब कौन सा ट्राइंगल ले लिया गया है, ABC, और ट्राइंगल ABC में आप देख रहे हैं अगर ये आपका एंगल है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये बेस, तो फिर tan थीटा वो बेस सी बात है, लेंगे tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 45, परपेंडिकुलर 7 है और बेस क्या है y, यानी 7/y। एंड आप जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू होती है 1/1 इक्वल्स टू 7/y, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे y इक्वल्स टू 7 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में देखेंगे क्या है x/√3, तो रख लिया गया है x/√3। तो इसको भी जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 7/√3। और क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि x की वैल्यू आपको क्या यूज करना है, √3 की वैल्यू 1.73 यूज करना है। तो √3 के जगह पे रख दिए हैं। x की वैल्यू क्या आ गया 12.11 मीटर। अब ध्यान दें x जो क्या माना गया था E से लेके D तक का डिस्टेंस, लेकिन केबल टावर क्या माना गया है AD, तो AD क्या होगा AE प्लस ED। तो लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ केबल टावर AD इक्वल्स टू
ए ई प्लस ई डी, तो ए ई की वैल्यू तो 7 पहले से ही है, बिल्डिंग की हाइट है, एंड ई डी निकालें आप 12.11, दैट इज ओवरऑल जब इसको ऐड किया गया है तो ये कितना आ गया है 19.11 मीटर। ईजिली आपका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑब्टेन अदर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है, इफ टू ऑफ इट्स जीरो आर, इसके टू आपके जीरोज दिए हैं, एक है √3 एंड दूसरा है -√3। तो आपको पता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है उस पॉलिनोमियल के उतने जीरोज होते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे 2√3 इसके यानी 2 जीरोज दिए हैं तो 2 जीरोज और निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है जो आपके पॉलिनोमियल, उसको लिख लिया गया यहाँ पे। लिखा गया द गिवन पॉलिनोमियल इज, आपका पॉलिनोमियल जो दिया हुआ था वो क्या था, f(x) = 2x⁴ + 3x³ - 5x² - 9x - 3, बिकॉज इट्स 2 जीरोज आर √3 एंड -√3। इसके 2 जीरोज दिए हुए हैं, तो आप जानते हैं अगर इसके 2 जीरो दिए होते हैं तो इसका फैक्टर क्या होता है, x - अल्फ़ा एंड x - बीटा। अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा होता है फर्स्ट जीरो और बीटा क्या होता है सेकेंड जीरो। तो इसलिए x - √3 एंड चूंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x + √3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे a - b एंड a + b के फार्मूले से क्या होता है a² - b²। तो b की जगह पे √3 का स्क्वायर, दैट इज x² माइनस क्या हो गया 3। यानी इसका मतलब ये हुआ कि x - 3 भी इसका क्या है, एक फैक्टर है। और जब फैक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका पॉलिनोमियल उसको एग्जैक्टली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यही आपको आगे करना होता है, जो फैक्टर मिलता है उसको दिए गए पॉलिनोमियल में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड का प्रोसेस यहाँ पे मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं। जब x² - 3 को 2x⁴ + 3x³ - 5x² - 9x - 3 में डिवाइड किया गया तो इसका क्वेश्चन क्या आया है 2x² + 3x + 1। ठीक है, यानी आप देखें अकॉर्डिंग टू फार्मूला तो x² - 3 एंड 2x² + 3x + 1 का जो प्रोडक्ट आएगा वो यही तो आएगा पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे सो आपके 2 जीरो तो इससे निकले हुए थे, बाकी 2 जीरो कैसे निकलते हैं, जो क्वेश्चन तो आपका आता है डिवाइड करने के बाद उसका क्या करना होता है, फैक्टर करना होता है। आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं। तो 2x² + 3x + 1 यहाँ पे क्या किया गया, लिख लिया गया = 0। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। सिंपली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टर द्वारा सॉल्व करेंगे तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2। अब 3x को 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक किया गया है कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और ऐड करने पे 3। तो इसे क्या लिख सकते हैं 2x + x, 2 × 1 = 2 एंड 2 1 क्या हो गया 3। इसका फैक्टर जब किया गया है तो आया क्या है x + 1। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो लिख सकते हैं या वीडियो को रोक के भी आप लिख सकते हैं। x + 1 एंड 2x + 1 = 0। तो जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार फर्स्ट पार्ट को जीरो के इक्वल करते हैं, एक बार सेकेंड पार्ट को जीरो के इक्वल करते हैं। तो x + 1 को जीरो के इक्वल किए तो -1 आ गया एंड 2x + 1 को जब जीरो के इक्वल किया गया है तो दूसरा x की वैल्यू क्या आ गया -1/2। सिंपली आपके 2 जीरो भी मिल गए। लिखेंगे देयरफॉर जीरोज और पॉलिनोमियल इज √3 - √3 एंड -1 -1/2। 36 का ही जो r करके दिया हुआ है, आप दोनों में से जो भी लगाए होंगे आप चेक कर सकते हैं, या जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले वो भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द जीरोज फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज zeros are reciprocals of the zeros of polynomial 5x² + 2x - 3। यानी इसी पॉलिनोमियल के रेस्पेक्टली आपको एक और पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज इसके जीरोज के क्या हैं, अपोजिट हैं। ध्यान से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो आपका पॉलिनोमियल दिया था लिख लिया गया हियर पॉलिनोमियल्स, और चूंकि x के टर्म में दिया था इसलिए क्या लिख लिया गया px। अगर y के टर्म में होता तो py लिखते। आपका दिया था पॉलिनोमियल px = 5x² + 2x - 3। तो
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 5, बी की वैल्यू होता है एक्स का कोफिशिएंट दैट इज 2 एंड कांस्टेंट टर्म होता है आपका सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगा -3। ए बी सी आप यहाँ से निकालिए। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, इसे क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरो दैट इज -b/a इज इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू 2 और माइनस फार्मूले में यानी 2 क्या आ गया 5 एंड अल्फा इंटू बीटा फार्मूला होता है c/a यानी प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है जीरोज। c की वैल्यू है -3 एंड a की वैल्यू 5। तो a आप निकाल चुके हैं अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अब क्यों a निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका ज़रूरी आपको पड़ेगा जब इसके ये जो रूट है इसके, मान लीजिए इसके जो जीरोज हैं इसके अपोजिट जब आप निकालेंगे उसके लिए आपको ये दोनों टर्म होने चाहिए, तो इसलिए पहले ये निकाला गया है। अब देखते हैं नाउ सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इज, क्या आपको इसके रेसिप्रोकल के निकालने थे ना आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए क्या निकालना है रेसिप्रोकल। तो पहला आपका अल्फा रूट होता है, दूसरा क्या होता है बीटा। तो अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा एंड बीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/बीटा। अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा एंड ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा दैट इज अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। तो आया ना इसका यूज, अल्फा प्लस बीटा आप क्या निकालें -2/5 एंड अल्फा इंटू बीटा निकालें -3/5। तो वैल्यू रख दिया गया, 5 से 5 यहाँ क्या हो गया कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, यानी जो रेसिप्रोकल आया सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल वो क्या आ गया 2/3। सेम इसी प्रकार से इसका जो प्रोडक्ट का रेसिप्रोकल होता है वो हम फाइंड करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इज दैट इज 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप निकालें -3/5। तो यहाँ पे क्या किया गया है पुट कर दिया गया है -3/5, 5 कहाँ चला जाता है ये ऊपर, तो हो गया -5/3। तो हो गया। आप जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, यही तो होता है सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स एंड आपका होता है यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है जीरोज, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। तो यहाँ पे फार्मूला लिख दिया गया है, लिखे गया है देयर फॉर द पॉलिनोमियल इज पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज क्या निकालें आप 2/3, तो 2/3 इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -5/3 प्लस अंडर ब्रैकेट में लिखा गया 5/3। तो हो गया एक्स स्क्वायर -2/3x एंड प्लस माइनस माइनस 5/3। एलसीएम सबका 3 आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर -2x -5। अब सब में क्या यहाँ पे कॉमन हुआ है, सब में कॉमन कर लिया गया 1/3 एज अ कॉमन, और कॉमन पार्ट को क्या करते हैं छोड़ देते हैं, यानी आपका जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल मिला दिए हुए पॉलिनोमियल के जो रेसिप्रोकल निकालना था वो क्या था 3x स्क्वायर -2x -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है अ बकेट ओपन एट द टॉप हैज़ टॉप एंड बॉटम रेडियाई ऑफ सर्कुलर इंच एज 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ द बकेट इफ इट्स डेप्थ इज 21 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द टिन शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बकेट। और क्या कह रहा है आपको जहाँ भी पाई आएगा वहाँ पे 22/7 यूज करना है। तो देखते हैं आपको इस टीन शीट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है और उसका वैल्यूम निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पे एक बकेट बना दिया गया है, कह रहा था कि जो इसके रेडियाई दिए हुए हैं, तो रेडियाई 40 एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली। तो ऑब्वियस सी बात है कि टॉप इसका ओपन होता है एक बकेट का, तो वो ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये टॉप आपका क्या हो गया 14 सेंटीमीटर एंड बॉटम कितना दिया था 20 सेंटीमीटर एंड कह रहा है इसका डेप्थ होता है गहराई, ठीक है। तो डेप्थ कितना है आपका 21 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे गिवन दैट R1 मान लिया जाता है जो ग्रेटर रेडियस होता है 40 सेंटीमीटर, R2 क्या मान लिया गया 20 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या है 21 सेंटीमीटर। तो पहले वैल्यूम निकालना था, लिखेंगे वी नो दैट वैल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वैल्यूम ऑफ बॉकेट आप जो कोन होता है उसके फ्रस्टम के जैसा होता है, तो उसका फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई एच
r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2। इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। पाई की वैल्यू आपका बोल रखा है कि क्या लेना है 22/7। एच क्या है यहाँ पे 21, ठीक है। r1 दैट इज 40² प्लस r2 20² प्लस r1 इंटू r2 40 इंटू 20। तो यहाँ पे 7 3 जा 21 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे बचा है 22। 40 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1600, 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 40 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 800। 22 इंटू इन सबको जब ऐड किया गया तो 2800 हुआ है, और 2800 का 22 में मल्टीप्लाई किया गया है तो आया है आपका 61,600। और चूंकि वैल्यूम हमेशा क्या होता है क्यूब में होता है तो इसलिए आ गया, चूंकि इसका यूनिट सेंटीमीटर इसलिए हो गया सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है कि इस बॉकेट को बनाने में आपको कितना टीन सेट लगेगा। तो सिंपल सी बात है, एरिया तो ही लगेगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड टीन शीट फॉर मेकिंग द बॉकेट, दैट इज एरिया ऑफ पाई इज इक्वल टू r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस पाई r2²। ये क्यों यूज किया गया है, क्योंकि ऊपर से तो ये ओपन है बॉकेट, देखिए ऊपर से क्या है ओपन है, लेकिन नीचे से क्या है, नीचे से एक सर्कुलर पाथ है। ये एरिया पूरा लगेगा, ऊपर का एरिया क्या है ओपन है। अगर दोनों तरफ से क्लोज होता तो यहाँ पे क्या यूज करते, तो पाई r² की जगह पे यूज करते 2πr²। यहाँ भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें भी r1 r2 l की वैल्यू पुट करने के बाद से जब सॉल्व किया गया है, और चूंकि l निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज करना पड़ा है, l इक्वल टू होता है h² प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद ये आ गया 29। ओवरऑल r1 r2 l की वैल्यू पुट करने के बाद से आपका जो एरिया आ गया है वो क्या है 6725.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में अगर कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज डिक्रीज्ड बाई 200 किलोमीटर पर आवर एंड दस द टाइम फ्लाइट इंक्रीज्ड बाई 30 मिनट। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट ओरिजिनली। देखते हैं इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज स्पीड आपको ज्ञात करना है, और तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम मान लेंगे लेट द ओरिजिनल स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। जो एयरक्राफ्ट का ओरिजिनल स्पीड था उसको मान लिया गया कि वो क्या था x किलोमीटर पर आवर था। देयरफॉर न्यू स्पीड इज x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बैड वेदर होने की वजह से जो एयरक्राफ्ट का ओरिजिनल स्पीड था उसमें क्या हो गया 200 किलोमीटर क्या हो गया डिक्रीज हो गया है। तो सिंपल है कि ओरिजिनल स्पीड जब x है तो 200 किलोमीटर डिक्रीज होगा तो माइनस ही तो करेंगे, वो हो जाएगा x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है कि टाइम टेकन ड्यूरिंग ओरिजिनल स्पीड, टोटल वो डिस्टेंस कवर करना है 600 किलोमीटर का। तो आप जानते हैं कि टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस चलना था 600 और ओरिजिनल स्पीड क्या था x। तो जब उसका ओरिजिनल स्पीड था तो वो 600/x आर लेगा। फिर जब न्यू उसका पूछा जाए न्यू टाइम कितना होगा, तो डिस्टेंस तो उतना ही चलना है 600 किलोमीटर, लेकिन टाइम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि x माइनस 200 आर हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि डिक्रीज्ड बाई 200 किलोमीटर पर आवर, दस द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाई 30 मिनट। यानी जो ओरिजिनल समय लगना चाहिए था उससे आधे घंटे क्या हो गया बढ़ गया। यानी इन दोनों के टाइम का जो डिफरेंट आएगा वो कितना आएगा 30 मिनट। तो टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, जिसका स्पीड कम होगा उसका टाइम ज़्यादा होगा। यानी देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 600/x माइनस 200 माइनस 600/x इज इक्वल टू 30 मिनट। दोनों के टाइम का जो डिफरेंट है वो कितना है 30 मिनट। दोनों में हम दोनों टर्म में 600 कॉमन कर लिए तो बचा है 1/x माइनस 200 एंड 1/x इज इक्वल टू 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 30 मिनट को लिख सकते हैं 1/2। चूँकि ये जो आप देख रहे हैं ये किस में आ रहा है
ये आर में आया हुआ है, तो ये मिनट को भी हम चेंज कर दिए हैं, 30 को किस से डिवाइड कर दिए हैं, 60 से, तो ये किस में आ गया 1/2 आर, यानी हाफ एन आर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया 1/2। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया गया, x माइनस 200 इंटू क्या आया है x, यानी x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x का माइनस 200 में करेंगे तो 200, x का 1 में मल्टीप्लाई हुआ है x, यानी x माइनस 200 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ है तो माइनस का x में किए हैं माइनस x, और माइनस का -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 200, तो प्लस एंड माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। और 600 का जब 200 मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1,20,000। ठीक है, बाई एक्स स्क्वायर माइनस 200 बाई एक्स इक्वस टू 1/2, तो इसको सॉल्व किया गया तो इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000 इज इक्वस टू 0। तो सिंपली इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम फार्मूले के यूज से क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो फार्मूला यूज करेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला, क्या होता है x इक्वस टू माइनस वी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो सिंपली यहाँ पे b ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये होता है, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -200 एंड c की वैल्यू -2,40,000। सारा वैल्यू पुट करने के बाद से यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, सॉल्व जब किया गया है सिंपली वैल्यू रख के पुट किया गया है तो आया है 100 प्लस माइनस 500। ठीक है, तो पता है कि कोई भी जो स्पीड होता है वो निगेटिव नहीं होता, इसलिए इसमें का हम क्या लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव टर्म को ही लेंगे, यानी क्या होगा 100 प्लस 500, दैट इज एक्स की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो हो जाएगा 100 प्लस 500 दैट इज 600 किलोमीटर पर आवर, यानी जो एयरक्राफ्ट का ओरिजिनल स्पीड था वो क्या था 600 किलोमीटर पर आवर। 38 का ही जो आर करके दिया है उसको देखते हैं, कह रहा है ₹9,000 वेयर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, हैड देयर बीन 20 मोर पर्सन ईच वुड हैव गॉट 160 लेस, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन। आपको बताना है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में कितने यहाँ पे व्यक्ति थे जिनमें ये पैसा क्या करना था, डिवाइड करना था। तो इसमें भी सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ ओरिजिनल पर्सन बी द एक्स, यानी स्टार्टिंग में जो व्यक्तियों की संख्या थी, जो पर्सन्स थे वो क्या थे, एक्स पर्सन थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 9,000 को एक्स पर्सन में डिवाइड किया गया, बाद में कह रहा है कि जो 20% और आ गए, और जब 20% आ गए तो उन जो 20% थे पहले जो पर्सन से उनसे कितना कम मिला 160। तो सिंपल लॉजिक है 9,000 बाई एक्स माइनस 9,000 बाई एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू क्या होगा 160, यानी पहले जो व्यक्ति पैसा पा रहे हैं और बाद में जब 20 और आ जा रहे हैं तो पहले जो व्यक्तियों को पैसा मिल रहा था उनसे सबको 160 क्या आ रहा है, कम आ रहा है, यानी इन दोनों का डिफरेंट ही तो 160 होगा। और सिंपली इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सॉल्व किया गया है। मैं यहाँ पे रोक दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो सिंपली जब इसको सॉल्व किया गया है तो x की वैल्यू आ गया 25, लिख देंगे देयरफॉर ओरिजिनली नंबर ऑफ पर्सन इज 25। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है चेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इनटू लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओगिव, हैंस फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लेस देन टाइप का आपको ओगिव ड्रा करना है और इसकी सहायता से आपको मीडियन भी ज्ञात करना है। तो देखते हैं, चार्ट इसका बनाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस का। तो मार्क और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके क्वेश्चन में दिए हुए थे, ये दोनों कॉलम क्या थे आपके क्वेश्चन में था, तो एज इट इज़ जैसे था सेम वैसे इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया गया। और जब भी लेस देन टाइप कहता है तो आपको CF निकालना होता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट के जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं फर्स्ट को ऐसे ही लिख लिया गया, ठीक है 4 हो गया। अब क्या करते हैं नेक्स्ट टर्म को उसमें क्या करते हैं ऐड करते जाते हैं, तो 4 था
4 + 10 दैट इज़ 40, फिर नेक्स्ट ऐड करेंगे 40 + 12 दैट इज़ 26, ऐसे लास्ट टर्म 55 + 5 दैट इज़ 60। तो यहाँ का रूल ये होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो टोटल सम आया है और जो आप CF का लास्ट टर्म निकालें वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, अदरवाइज आपका जो CF निकालें हैं कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो अब इनकी सहायता से, इस टेबल की सहायता से हम क्या बनाएंगे, लेस देन ओगिव। तो देखते हैं, एक आपका एक्स एक्सिस होता है और एक क्या होता है, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे आपको ये यहाँ पे सेंटर में तो 0 होगा, सेंटर 0 ले लिया गया। 30, 40, 50, क्यों 30 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो लेस देन कह रहा है, तो लेस देन मतलब 30 से कम, 30 से लेस, 40 से लेस, 50 से लेस, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो इसलिए यहाँ पे ये लिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ 30 से स्टार्टिंग हुआ। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 10, 20, 30, 40, 50 to 100। ठीक है, अब हम ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको कैसे बनाया गया ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लेस देन टाइप का मतलब होता है कि 30 से लेस, तो लास्ट पॉइंट तो ये लिए 30 से लेस कितना है आपका, 30 से लेस है 4, ये पॉइंट CF लेते हैं, ये एक्स की वैल्यू होती है और ये CF जो होती है वाई की वैल्यू। तो 30,4, 34 का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे 30 एंड वाई एक्सिस पे 4, तो ये 10 है तो 10 से तो कम ही होगा, 30 के सामने 4, तो ये क्या आपका गया 34। फिर क्या लेंगे 40, क्योंकि सेकेंड कॉलम में आपका क्या है 40 एंड 14, 10 से कुछ ज़्यादा है, तो ये 40 एंड ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे 10 है, तो 40 और ऊपर क्या है 10। तो मैं यही उम्मीद करूँगा आप इस वीडियो को रोक के पहले चार्ट अच्छे से नोट कर लें और इसको भी बना लें। ठीक है, ईजिली आपको सिंपली समझ आ जाएगा। तो जो डॉट ये मिले, डॉट कैसे बनाया गया है, ये आपका लेस देन टाइप है इसलिए 30 से लेस यानी 34, फिर सेकेंड पॉइंट कहाँ आया है 40, 14, 50, 26, लास्ट क्या है 100, 60। तो ये आप देख सकते हैं 100 और फिर 60 के सामने, इन्हीं सारे पॉइंट को डॉट को जो था हम मिला दिए हैं। तो ये आपका ओगिव तो ड्रा हो गया, लेकिन अब बचा क्या है आपका मीडियन भी तो निकालना है। तो मीडियन के लिए आप जानते हैं जो भी सम आता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो जो सम आपका आया था 60 को 2 से डिवाइड किया गया 30, यानी एक्स एक्सिस पे क्या आ गया 30। तो 30 को जब हम जो आप ओगिव खींचे हैं उस पर उसके पास ले जाएंगे और ठीक उसी के नीचे आ जाएंगे। तो जब उसके नीचे, ठीक उसी के नीचे जब वाई एक्सिस पे ड्रा करेंगे तो कुछ मीडियन आपका 54, 55 के बीच में, या तो 54 आ गया तो 55। ग्राफ पे जब आप इसको ड्रा करेंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा 54 आएगा कि 55। तो इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। सेक्शन डी और आपके पेपर सेट 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। 40 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको साल पहले से कर दिया गया, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इसका आर जो है वो देखते हैं, कह रहा है इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। तो देखते हैं इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया गया है और इसमें प्रूफ आपको क्या करना है कि जो इसमें हाइपोटेन्यूज है, तो 90 के ठीक सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यही आपको क्या करना है प्रूफ करना है, टू प्रूफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी जो हाइपोटेन्यूज है वो अदर साइड के स्क्वायर के सम के क्या है इक्वल है। तो देखते हैं, इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया गया है A से D, यानी A से साइड BC पे क्या किया गया परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, आप देख सकते हैं। अब लिखेंगे प्रूफ, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB। कौन सा ट्राइंगल लिया गया है ABC, और फिर दूसरा ट्राइंगल लिया गया है ADB।
ADB। इन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग करके यहाँ पे क्या किया गया, बना दिया गया। तो बेसिक ट्राइंगल के रूल से ये कॉमन साइड आ रहा है, ABC भी ट्राइंगल वाले में आ रहा है और ADB। तो AB बाई BD का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। AD बाई BD इज इक्वल्स टू BC बाई AB। बेसिक ट्राइंगल रूल से AB बाई BD इज इक्वल्स टू BC बाई क्या हो गया, AB। इसका जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB बाई AB इंटू AB दैट इज AB स्क्वायर, BD इंटू BC। तो उसको ऐसे ही लिख दिया गया है और इसे क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। सेम फिर से अगेन इन ट्राइंगल ABC, फिर वही ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल आपका ABC लिया गया एंड ट्राइंगल ADC। पहले तो ADB लिया गया था, अब ट्राइंगल नीचे का ADC। तो सेम जिस प्रकार से ऊपर रेशियो लिया गया है उसी प्रकार से नीचे जब रेशियो हम लेंगे क्या होगा, AC बाई AD या DC भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू BC बाई AC। BC आपका है BC बाई AC। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो AC का AC में हुआ AC स्क्वायर, BC का BD में करेंगे BC इंटू BD। इसे मान लिया गया इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लिखेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट हैंड साइड BC इंटू BD एंड BC इंटू DC। तो BC इंटू BD प्लस BC इंटू DC, लेफ्ट हैंड साइड को वैसे लिखा गया है, राइट हैंड साइड में दोनों में कॉमन पार्ट है, BC यहाँ भी है और BC यहाँ भी है। तो जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा BD और BC निकल गया, यहाँ पे बचेगा DC। तो BC इज इक्वल्स टू BC आपका देखिए यहाँ पे BD प्लस DC है, BC आपका कॉमन पार्ट है, तो ध्यान से यहाँ पे देखें BD प्लस DC ये टोटल मिलके क्या बन जाएगा, BC। यानी B से लेके D तक का डिस्टेंस और D से लेके C तक का डिस्टेंस सबको ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा BC। तो BC पहले से था फिर BC मिल गया, दैट इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू BC दैट इज BC स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो सेट 3 एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।